गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इतिहास में घटी एक ऐसी घटना को डिस्कस कर रहे हैं। वो घटना जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है, एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित। कश्मीर आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता कि 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, क्यों कश्मीरी पंडितों को धक्के मारकर उनकी जन्मभूमि से बाहर निकाल दिया था। तो आज हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आई एम भूपेंद्र मिश्रा और ये लेक्चर आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ कि घटना क्या क्या घटी, क्योंकि घटना जब घटती है तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत पाकिस्तान 1947 में दो देश बन जाते हैं। राजा हरि सिंह जो थे वो लास्ट किंग थे कश्मीर के। बताया ये जाता है कि वह हिंदू राजा थे। राजा हिंदू हो या मुसलमान हो, वह राजा के कर्तव्य से अलग होता है। राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को खुश रखना और उनके लिए कार्य करते रहना। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर इन्वेड कर दिया। पाकिस्तान ने जो कि घुसपैठ की थी 22 अक्टूबर 1947 को, पाकिस्तान ने अपने सैनिकों के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसपैठ कर दी थी। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ट्रीटी जो थी वो साइन करी और उस तरीके से जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से विलय भारत के अंदर हो गया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, उस समय महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला अगर साइन कर देंगे तब मैं विलय को सच मानूंगा कि हाँ सच में कश्मीर का भारत के अंदर विलय हो गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि महात्मा गांधी किसके फेवर में थे। महात्मा गांधी ये चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला अगर प्रधानमंत्री बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तभी ये विलय स्वीकार किया जाएगा। जो उससे पहले के प्रधानमंत्री थे जिसे राजा हरि सिंह ने अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था, उसे नेहरू ने और गांधी ने मना कर दिया था कि हम इनके दबाव में या इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई ट्रीटी नहीं करेंगे। ये मैंने आपको छोटा सा बहुत ब्रीफ इतिहास मैंने बताया। इसी सब को देखते हुए 1948 में जब हमने युद्ध लड़ा पहला पाकिस्तान के साथ, तो नेहरू जी जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि क्या सर हमें यूनाइटेड नेशंस जाना चाहिए था। मेरा मानना ये है कि हमें यूनाइटेड नेशंस नहीं जाना चाहिए था। ये नेहरू जी की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक है कि वह इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस चले गए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय जब 1947 और 1948 में जब युद्ध चल रहा था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी ने पूरे कश्मीर को खाली करवा दिया था। जो कश्मीरी इन्वेडर्स आए थे पाकिस्तान के द्वारा या फिर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से भागकर आए थे, और उसमें कुछ लोकल कश्मीरी भी थे, उनसे वो कश्मीर पूरा खाली करवा लिया था। लेकिन फिर भी नेहरू ने इस बात को नहीं माना और नेहरू जी ने पूरी हारे हुए पाकिस्तान को, कहते हैं ना कि तस्करी में टोकरा दे देना किसी को, व्यक्ति को, तो तस्करी में सजा कर नेहरू जी ने 40% के आसपास कश्मीर पाकिस्तान को सौंप दिया। और आज दिन तक हम उस समस्या को सुलझा नहीं पाए हैं। यह इलाका मीरपुर, मुजफ्फराबाद का आसपास का इलाका बताया जाता है। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पूरे, जो इस समय कंट्रोवर्सी में रहे, उनका नाम शेख अब्दुल्ला था। शेख अब्दुल्ला ये बहुत ही ज़्यादा इस कहानी के बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर है। पूरी कश्मीर का इतिहास अगर आपको स्टार्टिंग से जानना है तो इसके लिए आपको शेख अब्दुल्ला का कैरेक्टर बहुत ज़रूरी देखना होगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ये वो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति विशेष हैं जिनके लिए कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया। जब राजा हरि सिंह ने प्रधानमंत्री नेहरू से ये डिमांड की थी कि हम बिना शर्त के विलय करने को तैयार हैं, तब नेहरू ने मना कर दिया था। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि 3 दिन तक नई दिल्ली के अंदर उनके प्रधानमंत्री जो उस समय के थे वे यहाँ पर थे, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया और नेहरू जी की जिद के कारण हमें कश्मीर के अंदर शेख अब्दुल्ला की सरकार को बनाना पड़ा। तो ये सारे बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
आज हम जेनोसाइड की बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो जेनोसाइड की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग जो होती है वो पॉलिटिकल क्राइसिस से होती है क्योंकि ये पूरी की पूरी जो घटना है, जो कश्मीरी पंडित का जो जेनोसाइड हुआ है, इसके पीछे जो पूरा जो कहते हैं ना कि कच्चा चिट्ठा जो भी है वो पॉलिटिकल क्राइसिस है, ना कि ये रिलीजन का कोई मुद्दा है ही नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म की राजनीति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर इस बात का हिंदू मुसलमान के एंगल से कुछ लेना देना है, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि 1983 में जब शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है, वो नेचुरल डेथ हो जाती है उनकी, तो उनके बेटे जो थे फारूक अब्दुल्ला वो सीएम बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जो जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का, उसके पीछे पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। क्योंकि शेख अब्दुल्ला के जो बेटे थे फारूक अब्दुल्ला, वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उस समय तक मुख्यमंत्री नहीं होते थे, वो एज अ प्रधानमंत्री काम करते थे। तो भारत के अंदर 2 प्रधानमंत्री 2 निशान की व्यवस्था की गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कि नेहरू जी और गांधी जी चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला ही कश्मीर पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहें। इस टाइम पे जो पूरा कश्मीर था 1983 में, पूरा का पूरा जो कश्मीर था वो प्रो इस्लाम के आसपास चला जा चुका था। कई सारी जगहों के नाम शेख अब्दुल्ला ने उर्दू में बदल दिए थे। बहुत कम स्टूडेंट्स को या बहुत कम लोग इस बात से अवगत होंगे कि कई सारी जगहों के नाम बदल दिए थे, उनका नाम इस्लाम के हिसाब से कर दिया था। जैसे कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। सबको ये पता है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जिसका नाम है अनंतनाग। अनंतनाग को बहुत लंबे वक्त तक इस्लामाबाद भी कहा जाता था। जब लोगों से ये पूछा जाता था, कश्मीर के जो बेसिकली कश्मीर के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि इस्लामाबाद एक पाकिस्तान के अंदर है और एक इस्लामाबाद जो अनंतनाग है उसको भी इस्लामाबाद कहा गया है। अगर आप लोगों ने हैदर मूवी देखी होगी तो हैदर मूवी के अंदर इस बात का जिक्र मिलता है। तो ये बात मैंने आपको बताई। और इस समय जो शरिया कानून था वो पूरी तरीके से स्टेट के अंदर एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका था, जो भी आधा अधूरा था। लेकिन शरिया कानून की वो डिमांड काफ़ी वक्त से स्टेट के अंदर की जा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल जो है वहाँ का सिनेरियो इस तरीके से बनाया गया है कि वह हमेशा ही इस्लाम के इर्द गिर्द रहेगा। अब देखिए 1987 में क्या होता है कि पूरा जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो बहुत आगे तक बढ़ जाता है और इलेक्शन जो है एक बार दोबारा से करवाए जाते हैं। क्योंकि इस समय बहुत सारी छोटे छोटे जो गुट थे, जो मुस्लिम और भी फ्रंट थे, उन्होंने क्या करा कि छोटी छोटी सरकारें बनाना स्टार्ट कर दिया। अपने आप से उन्होंने अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा दिया, किसी से कहकर अपने अपने एजेंट बना दिए, अपने अपने उन्होंने सीएम के उम्मीदवार बना दिए। तो ये सब देखना फारूक अब्दुल्ला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो सीएम थे और शेख अब्दुल्ला के बेटे थे। तो उनको लगा कि मैं ही बनना चाहिए, मुझे ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। लेकिन आप देखिए इस इलेक्शन में 1987 के इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधलीबाजी हुई थी। क्योंकि इस समय ये बताया जाता है कि फारूक अब्दुल्ला वाज द सीएम ऑफ कश्मीर, ठीक है। लेकिन ये कोalition गवर्नमेंट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के साथ। उस समय राजीव गांधी के आसपास की बात है, क्योंकि राजीव गांधी ही उस समय भारत की राजनीति के आसपास चल रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। इन 1987 ऑल अपोजिशन पार्टीज मर्जेस एज अ मुस्लिम फ्रंट। एक मुस्लिम फ्रंट वो बना लेती हैं जो कि प्रो इस्लामिक होता है। और उस कोalition को कौन लीड कर रहा था? जनाब JKLF। JKLF की एब्रिवेशन होती है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। ये वही संगठन है जिसे भारत सरकार एक आतंकवादी संगठन मानती है। तो JKLF के कई सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता जो थे, बड़े बड़े जो हस्तियां थी, बड़े बड़े जो उनके एजेंट्स थे, जो बड़े बड़े उनके लोग थे, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और बताया ये जाता है, काफ़ी रिसर्च से ही पता चलता है कि
काफ़ी ज़्यादा लोग उनके जीत रहे थे। तो इसी वजह से 1987 में पॉलिटिकल क्राइसिस जो थी, जो 1980s के वक्त से चल रही है। अगर आपको कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड जो अगर ध्यान से देखना है तो आपको 1980 से लेके 1990 तक आपको ये पूरे के पूरे 10 साल आपको देखने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारा पैसा इस्लाम के नाम पे विदेशी फंड आया करता था। अब देखिए इलेक्शन के जब रिज़ल्ट आए तो मैंने बताया ना कि आपको कि कांग्रेस की नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ की एक सरकार बन जाती है। इसमें ये JK-NLC के जो लेजिस्लेटर थे उनको 46 मिलती है, INC को 26 मिल जाती है। कुल मिला के बात यह है कि 66 इनको सीटें मिल जाती हैं। और जो मैंने बताया कि JKLF एक मुस्लिम फ्रंट था वो पूरी तरीके से हार जाता है। अब JKLF जो है कश्मीर के अंदर, अब तक तो वो राजनीति के लिए लड़ रहा था, उसे क्या चाहिए था कि एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उसके चेहरे का होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा, वही JKLF एक आतंकवादी संगठन बन जाएगा। वो आगे जाकर कई सारे जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे जो हैं ये इस तरह के संगठन वो बनाएगा। अब देखिए क्या घटना घटती है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि ये जो इलेक्शंस थे वो रिग्ड थे, मतलब फुल इसमें धांधलेबाजी की गई, इन इलेक्शंस को एक तरफा कर दिया गया, तो सॉफ्ट टारगेट चुना गया कश्मीर के अंदर, वो थे कश्मीरी हिंदू। आपको मैं बता दूं ये अभी तक कम्युनल नहीं था, अभी तक ये पॉलिटिकल क्राइसिस था, लेकिन फ्रॉम पॉलिटिकल क्राइसिस टू कम्युनल अभी हो जाएगा। लेकिन देखिए इस समय क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड था वो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि छोटी मोटी हरकतें तो पहले, छोटी मोटी जो घटनाएं थी वो बहुत पहले से आ रही थी। 1984 के वक्त से ही उनका पलायन एजुकेशंस के लिए, हेल्थ के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका पलायन हो रहा था। आप फ़ोटो में ये देख सकते हो, ये मैंने फ़ोटो ली है, इस फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हो कि एक घर को आग से जला दिया गया। कश्मीर के अंदर ऐसी दर्जनों काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स बाद में पता चली लोगों को कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को एक सॉफ्ट टारगेट बनाया गया। क्योंकि देखिए इलेक्शंस के अंदर हार दोनों तरफ से मुसलमानों की हुई, क्योंकि जो पार्टी जीत कर आई वो भी मुसलमानों की थी, जो हार गई वो भी मुसलमानों की थी। तो टारगेट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट टारगेट तो मिलना ही था, वो थे कश्मीरी पंडित। यहाँ से पूरी की पूरी कश्मीरी पंडित की जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है और जेनोसाइड बहुत भयंकर रूप लेता है। एक फ़ोटोग्राफ और देखिए आप, ऐसी कई सारी फ़ोटोग्राफ हैं यहाँ पे। देखिए इसके अंदर पूरी मार्केट के अंदर देखिए आप किस तरीके से, एक फल की सब्जी वाला यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे कश्मीर के अंदर आग लगा दी गई। इस कश्मीर को जो आग लगाने का काम सबसे ज़्यादा करा, एक तो यहाँ की जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी, क्योंकि मैंने बताया कि जो चुनाव थे वो धांधलेबाजी से हुए थे और जनता ने किसी और को चुना था, लेकिन हुआ कुछ और इस पॉलिटिकल क्राइसिस में पाकिस्तान का भी हक था, क्योंकि इस वक्त तक जिया उल हक आ चुके थे। पाकिस्तान की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द जिया उल हक आ चुके थे, जो कि इस्लाम के नाम पर काफ़ी देशों से, यूके से, यूके से, अमेरिका से, यूरोप से, यहाँ तक कि कई सारे बड़े बड़े जर्मनी से वो लाखों करोड़ रुपए लेते थे और फंड लेते थे इस्लाम के नाम पे कि हम आतंकवाद को रोकेंगे। लेकिन उन्होंने क्या करा, सारा का सारा पैसा कश्मीर के अंदर लगा दिया। ये वही वक्त है 1990 के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर भी इंसर्जेंसी स्टार्ट की थी, लेकिन वो इंसर्जेंसी तो कुछ समय के बाद समाप्त हो गई, लेकिन ये इंसर्जेंसी आज दिन तक हमें देखने को मिलती है। एक दूसरा फोटोग्राफ और देखिए, ये किसी हिंदू का घर था और इसे किस तरीके से जो वहाँ के रेबेल थे, जब वो वहाँ के जो लोग पॉलिटिकल जो जीते नहीं थे, उन्होंने इस घर को तोड़ दिया। एक फ़ोटोग्राफ और है। इस तरह की दर्जनों फ़ोटोग्राफ आपको मिल जाएंगी अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो। और देखिए ये जो इनका पलायन है ये 7वां पलायन है। इससे पहले 6 पलायन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जो 6 पलायन हुए हैं वो डेमोक्रेसी में नहीं हुए थे। वो किसी घुसपैठिए ने, किसी इन्वेडर ने इन्हें बाहर निकाला था।
वो मुग़ल हो सकते हैं, वो अंग्रेज़ हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो घटना घटी, जो इतनी शर्मिंदगी की घटना हमारे इतिहास में दर्ज है, काले अक्षरों में जिसे लिखा जाता है, ये घटना जनाब हमारे एक ऐसे समाज के अंदर घटी जहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की चीज़ थी, जहाँ पे राइट टू फ्रीडम एक्सेशन का हवाला दिया जाता है कि सरकार, जनाब सब ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू इक्वालिटी देता है। आप मुझे ये बताइए कि हमारे ही देश में 7 लाख लोगों को, 7 लाख का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। ये एक 7 लाख का आंकड़ा, आसपास का आंकड़ा बताया जाता है कि इस आंकड़े के आसपास जो लोग थे उन्हें डिस्प्लेस किया गया, वो अपने ही देश में रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। देखिए आप, रेफ्यूजी कैंप्स इस तरह के थे, जम्मू में ये रेफ्यूजी कैंप जम्मू में लगाए गए थे, तो क्योंकि कश्मीर से तो उन लोगों को निकाल दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्राइसिस थी वो कश्मीर थी, क्योंकि कश्मीर जो है पॉलिटिकल का सेंट्रिक पॉइंट है। कभी भी जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है उसे कश्मीर के एंगल से हमें देखना होगा। तो 7 लाख लोगों को यहाँ पे अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपने ही घर में हो गए थे रेफ्यूजी, और दर दर की उन्हें ठोकरें खानी पड़ी। ये एक और कैंप की फ़ोटोग्राफ है। ऐसी काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ आपको देखने को मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये जो था इनका 7वां पलायन है, एक ऐसे समाज के अंदर हुआ जो कि अपने आप को सेक्युलर बताता है। आप में से बहुत सारे लोग को बताया कि हमने जब भारत ने 42nd अमेंडमेंट किया था 1976 में, तब हमने एक वर्ड इंक्लूड किया था। वैसे तो काफ़ी सारे वर्ड इंक्लूड किए थे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड था वो था सेक्युलर वर्ड था, कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश बनेगा और कभी भी किसी भी किसी भी जगह पर लोगों के जो धर्म है या लोगों की जो मान्यता है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अगर होता है तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन देखिए, कहने के लिए तो हमने सेक्युलर जो है अपने संविधान के आइन में जोड़ दिया, 42nd अमेंडमेंट 1976 को जोड़ दिया, लेकिन कश्मीर के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि ये वहाँ की पार्लियामेंट वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी कश्मीर की, उन्होंने ये लिखकर भारत सरकार को दिया था कि कश्मीर में जो हिंदू है वो तो माइनॉरिटी में नहीं है, वो मेजॉरिटी में। आप मेरे को एक बात बताइए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर जब ये पलायन घटना घटती है पलायन की, उस समय 3% जो थे वो कश्मीरी हिंदू थे, और सरकार क्या कहती है कश्मीर की कि 3% जनाब मेजॉरिटी में है। आप कैसे कह सकते हो? देखिए, ये जो घटना जो घटी ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो थी, लेकिन सरकारों ने भी इस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, और जो माइनॉरिटी में थे लोग, जो 3% कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटी थी, उसे मेजॉरिटी बताकर उसका सालों साल तक उसका दोहन कर दिया गया। और हमारे इतिहास में ये काले अक्षरों में दिन लिखा जाता है, 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को मारा गया, पीटा गया, और अपने ही देश में उनको रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। अब देखिए, कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट निकाले मैंने। ये फैक्ट ये कहते हैं कि कुछ मंदिर थे जिनको बाद में तोड़ दिया गया। आप देखिए, मैंने मार्क कर रखा है पहले से ही। देखिए, पुलवामा में कुछ मंदिर थे, शिव मंदिर एट विलेज कोली, थाना था पुलवामा, जहाँ पर मंदिरों को लूटा गया। बारामूला में भी यही घटना घटी, बड़गाम में भी यही घटना घटी, सब जगह यही घटना घटती चली गई। आखिरकार ये अनंतनाग तक ये घटना पहुंची, और अनंतनाग में भी गौतम नाग मंदिर था जो कि सरनल में था, उसको भी इन्होंने आग लगा दिया। मैंने बताया ना कि देखिए, पॉलिटिकली सारा मोटिवेटेड था, पाकिस्तान वहाँ से पैसा दे रहा था, क्योंकि जिया उल हक की जब तक सरकार बन चुकी थी तो अफ़गानिस्तान के थ्रू भी काफ़ी पैसा आता था, यूरोप से, अमेरिका से काफ़ी। इस समय पाकिस्तान के पास बहुत सारा पैसा था। हम ये कह सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा अमीर आर्मी थी। आप इस बात को नोट करिए, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्मी के सामने इस समय बहुत ज़्यादा पैसे थे, बहुत ज़्यादा रिच थी, और यही कारण था कि पंजाब के अंदर और कश्मीर के अंदर वो इंसर्जेंसी करने में सफल हुए,
क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा, आप खुद सोचिए, अगर पैसा नहीं होता उस देश के पास, अगर किसी देश के पास पैसा ही नहीं है, तो वो कैसे एक छोटी सी जगह के अंदर वो आग लगा सकता है या कि लोगों को परेशान कर सकता है। अनंतनाग जैसी जगह में जहाँ पर लोग भाईचारे की कस्में खाते हैं, हमें बताया जाता है कि ये तो गंगा जमुना तहजीब है कि लोग हैं हम लोग। तो ये घटनाएं जब घटती हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये खाली एक मिथ है और ये कल्पना से भरी हुई पूरी दुनिया है, जहाँ पर हमें ये लगता है कि हम सब आपस में भाईचारे को महसूस करते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानने को इच्छुक होंगे कि क्या जो इनके जो लोकल लोग थे, लोकल कश्मीरी थे, क्या उन्होंने इनका साथ दिया या नहीं दिया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। वैसे तो कई सारी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और कई सारी रिपोर्ट्स अगर आप भी पढ़ोगे जो कि अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सॉरी, तो वहाँ पर पता ये चलता है कि उन लोगों ने जनाब अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे। मतलब पूरा का पूरा समाज, मतलब ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने इसमें एक आम कंसेंट दे दिया था कि जनाब अगर हिंदू मरते हैं कश्मीरी तो उनको मार देना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना 3 ऑप्शन दिए गए थे लोगों के पास, कश्मीरी पंडितों के पास, या तो आप भाग जाइए, या फिर आप कन्वर्ट हो जाइए, या फिर आप एक काम करिए मर जाइए। तो जो लोग अपनी जान बचा सकते थे वो कश्मीर से भाग जाते हैं, और जो लोग वहाँ पर रहना चाहते थे क्योंकि बस उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे तो वो वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरी कहानी सुनने में आपको लगेगी, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये इतिहास का वो काला सच है। अगर हम इस काले सच को बरकरार रखना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। हम जगह जगह ऐसे दंगे देख सकते हैं या करवा सकते हैं। हाल ही में कई भारत में ऐसे दंगे होते रहते हैं या फिर हम देख सकते हैं, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से इन गतिविधियों को रोक सकते हैं। तो मैंने कुछ सजेशन निकाले हैं। कश्मीर की जो मुझे समस्या लगी वो ये है कि कश्मीर एक होमोजीनियस सोसाइटी बनकर रह गया है, जहाँ पे खाली एक ही धर्म के लोग, सॉरी एक ही मज़हब के लोग रहते हैं। जब तक ये सोसाइटी हेट्रोजीनियस नहीं बदल जाएगी, बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों के या पंथ के नहीं बनेंगे, जब तक कश्मीर के अंदर जो आशा की किरण है वो देखने को नहीं मिल सकती। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पॉलिटिकली स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, क्योंकि कश्मीर को अनस्टेबल करने की बहुत कोशिश की जाती है और बताया ये भी जाता है कि इसमें अमेरिका का भी हाथ होता है, क्योंकि जब जब भारत पाकिस्तान की बातचीत होने वाली होती है, आप देखोगे पुलवामा जैसी घटना स्टार्ट हो जाती हैं। आपने कभी नोट करा इस बात को कि पुलवामा की घटना क्यों घटी? क्योंकि उस समय बताया ये जाता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े सुधर चुके थे, लेकिन वहाँ पर भी बताया ये जाता है, ये तो कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ये मिथ हो कि भाई उस घटना में अमेरिका का भी पीछे से हाथ बताया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिकली डेवलप। अगर हम किसी चीज़ को अगर डेवलप कर देते हैं इकोनॉमिकली, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जापान का। जापान बहुत ज़्यादा सशक्त है, उनकी मिलिट्री इतनी सशक्त नहीं है इंडियन आर्मी के मुकाबले, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप है। आप इस बात को नोट करिए, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे तो अमेरिका ने अपने जो उनके कदम थे उनको सुधारने के लिए उन्होंने जापान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे आगे बढ़ाया। आज जो कुछ जापान के पास है, बुलेट ट्रेन हो चाहे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब कुछ अमेरिका की देन है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जापान के पास अपनी जो आर्मी है वो नहीं है, वो बहुत ना के बराबर है। लेकिन अगर बात आर्मी की आ जाती है तो अमेरिका की जो अमेरिकन आर्मी है वो उनको प्रोटेक्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फोर्थ जो मुझे लगता है कि पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कश्मीरी हिंदू इज़ इक्वल टू कश्मीरी मुस्लिम्स। जब तक हम इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि भाई किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या की जाती है या उसे मारा जाता है तो उसकी हत्या भी उतनी ही बराबर की हत्या है जब एक मुसलमान की हत्या की जाएगी। दोनों की हत्या, चाहे वो हिंदू का खून हो चाहे वो मुसलमान का खून हो, खून में कोई भी हम फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन हमें इस बात को रिकॉग्नाइज करना होगा कि वी ऑल आर इक्वल। और हमें सच मायने में जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है, जो पंथ निरपेक्ष की भाषा कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है और सोशलिस्ट भी है, जिसे हमने 42nd अमेंडमेंट 1976 में कहा था, तो हमें ये करके दिखाना होगा, तब जाकर कश्मीर के अंदर थोड़ी बहुत जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल सकती है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है
ये सारे का सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं जीएस के उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फ्रॉम रिलीजन, सॉरी यहाँ पे रिलीजन है, फ्रॉम रिलीजन टू डेवलपमेंट इन ब्रदरहुड। जैसा कि मैंने बताया कि आपको धर्म से थोड़ा ऊपर उठना होगा और डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना होगा। तो ये कुछ मेरी आज की बातचीत थी आप लोगों से। अगर आप लोगों को ये लगा मेरा, अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड जय हिंद।